Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the platform of Noor School and College Montserrat for the online classes of physics grade 11. Dear students, today we are going to discuss the short questions or conceptual questions of the chapter oscillation. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप अपनी बुक्स को कंसल्ट करें, उसमें क्वेश्चंस को देख लें। जो पहला क्वेश्चन है तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसमें ये पूछा गया है कि आप रेजोनेंस की कोई सी दो एग्जांपल्स दे दें। वैसे तो रेजोनेंस की एग्जांपल्स बहुत सी हैं, लेकिन हमें दो की रिक्वायरमेंट है, तो हम देख लेते हैं कि जो दो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं रेजोनेंस की, जो आपकी बुक्स में भी हैं, तो वो हैं माइक्रोवेव और ट्यूनिंग ऑफ ए रेडियो। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दो एग्जाम्पल्स रेजोनेंस की कंसिडर करनी है। द टू एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस आर माइक्रोवेव एंड ट्यूनिंग रेडियो। माइक्रोवेव का हम जानते हैं कि इसमें खाना गर्म किया जाता है, और रेडियो का आपको पता है कि जब इसको ट्यून किया जाता है तो हम कोई स्टेशन पकड़ लेते हैं। ओके, माइक्रोवेव और ट्यूनिंग रेडियो, ये दो एग्जाम्पल्स हैं रेजोनेंस की, और इन दोनों में कौन सी रेजोनेंस होती है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। क्लियर? ये हमने रेजोनेंस वाले टॉपिक में इन को डिस्कस किया था कि इनमें कैसे रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। तो द टू एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस आर माइक्रोवेव एंड ट्यूनिंग रेडियो। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अदर एग्जाम्पल्स आर सस्पेंशन ब्रिज। वो जो फौजियों के परेड की हमने बात की थी सस्पेंशन ब्रिज के हवाले से, तो सस्पेंशन ब्रिज भी एक एग्जाम्पल है रेजोनेंस की, जिसमें मैकेनिकल रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। सिंपल पेंडुलम कि हम जब दो सिंपल पेंडुलम्स लेते हैं जिनकी लेंथ सेम होती है, एक को रेस्ट पर रखते हैं, दूसरे को ऑसिलेट करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो पहला रेस्ट पर था वो भी ऑटोमेटिकली दूसरे के साथ ऑसिलेट होना शुरू हो जाता है। तो सिंपल पेंडुलम इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस। इसके अलावा किडनी स्टोन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरी को भी अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए तोड़ा जाता है। जो माइक्रोवेव के अंदर जो फिनोमेना होता है वही फिनोमेना किडनी स्टोन्स के साथ भी किया जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि माइक्रोवेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस्तेमाल की जाती है, जबकि किडनी स्टोन्स को तोड़ने के लिए साउंड वेव को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोनिक रेजोनेंस। साउंड की मदद से तोड़ा जाता है। और रेजोनेंस की एक और एग्जांपल आगे आएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि अगर किसी पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए, अगर लेंथ को डबल किया जाए तो टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो when the length of a pendulum is doubled, its time period increases with a factor of 2 under root। जब भी किसी पेंडुलम की लेंथ को डबल किया जाए, यानी उसको दुगना कर दिया जाए, 2 गुना इंक्रीज कर दिया जाए, जब लेंथ को डबल किया जाए तो टाइम पीरियड 2 अंडर रूट के फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है। अब वो किस तरह, यहाँ पे देखें प्रूफ। कंसिडर ए पेंडुलम ऑफ लेंथ एल। आप कंसिडर करें आपके पास एक पेंडुलम है जिसकी कोई लेंथ है एल। ये 1 मीटर, 2 मीटर, आधा मीटर, 2 इंच, 5 इंच, 10, 15 इंच, कुछ भी इसकी लेंथ हो सकती है। तो हम समझते हैं कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है एल, और उसका टाइम पीरियड है, इट हैज़ टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2πL/g। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। इसको कहें इक्वेशन नंबर 1। ये पहला बिफोर केस है कि जब लेंथ एल होगी तो टाइम पीरियड टी होगा। नाउ इफ़ लेंथ इज़ इंक्रीज्ड, जब लेंथ को डबल कर दिया जाए, इंक्रीज करके डबल किया जाए, तो टाइम पीरियड चूंकि लेंथ पर डिपेंड करता है तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। इट्स न्यू टाइम पीरियड विल बी टी डैश या टी प्राइम। ये टी जो है टाइम पीरियड उस वक्त है जब हमारे पास लेंथ एल है, जबकि ये जो टी प्राइम है ये नया टाइम पीरियड है जब लेंथ को भी हमने प्राइम कर दिया, यानी चेंज कर दिया। अब ये प्राइम प्राइम जो है ये नए केस के लिए है, ये बिफोर यानी लेंथ को चेंज करने से पहले, और ये टी प्राइम और एल प्राइम लेंथ को चेंज करने के बाद। इसको कहें क्वेश्चन नंबर 2।
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि अगर लेंथ जो है वो जो बाद में लेंथ को आपने चेंज किया वो ओरिजिनल लेंथ का डबल है, इफ़ एल प्राइम इज़ इक्वल टू 2l, अगर लेंथ को पहले वाली लेंथ का डबल कर दिया जाए, 2l का मतलब ओरिजिनल लेंथ से उसको डबल कर दिया जाए, तो आप इसको 2 में पुट करें, टी प्राइम यानी न्यू टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई 2l बाई जी। अब देखें l प्राइम को 2l लिख दिया, ये नई लेंथ है, न्यू लेंथ। अब देखें, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने रीअरेंज करना है, ये 2 अंडर रूट के मैंने इसको बाहर लिखना है, तो टी प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई l बाई जी, और ये जो 2 का फैक्टर है इसको मैं बाहर लिखता हूँ विद अंडर रूट साइन, अंडर रूट के साइन के साथ। अब ये देखें, ये जो आपको इन सर्कल ये चीज़ नज़र आ रही है, क्या ये वाला पहला वाला फार्मूला नहीं है, यही वाला है ना, 2 पाई l बाई जी, तो 2 पाई l बाई जी इज़ द टाइम पीरियड इन द केस बिफोर, ये बिफोर वाला टाइम पीरियड है, तो आफ्टर वाला टाइम पीरियड इज इक्वल टू ये बिफोर वाला टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय विद अ फैक्टर ऑफ अंडर रूट 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी प्राइम इज इक्वल टू 2 अंडर रूट टाइम्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, तो नया टाइम पीरियड जो है वो पहले वाले टाइम पीरियड का अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. Now I would like to explain question number 3. Okay, now look at the question number 3. Question number 3 में ये कह रहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। Since the formula of pendulum is t is equal to 2 pi l by g, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, तो उसका ये फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई जी। वी आल्सो नो दैट फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इट मीन्स दैट f इज़ इक्वल टू 1 ओवर t की वैल्यू ये जो है 2 पाई l बाई जी, इसको 1 के नीचे लिखें, तो जब इसको इन्वर्स करेंगे तो 2 पाई इन्वर्स होकर 1 ओवर 2 पाई बन जाएगा, और l बाई जी भी उलट कर g बाई l बन जाएगा। क्लियर? ओके, लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इफ़ l इज़ इक्वल टू 1, अब क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि अगर उस पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर हो, तो बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी। लेंथ को l इज़ इक्वल टू 1 पुट करें यहाँ पर, और g का हमें पता है 9.8, तो f इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई 9.8 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वेयर रूट। आप इस पूरे को सॉल्व करें तो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी 0.5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट चूँकि हर्ट्ज़ होता है तो 0.5 हर्ट्ज़। क्लियर? Okay, question number 4. The example of forced oscillation is the oscillation of a simple pendulum. Forced oscillation को damp oscillation भी कहा जाता है। The example of forced oscillation is the oscillation of a simple pendulum. Forced oscillation is also called damped oscillation, और हम पढ़ चुके हैं कि डैम्प ऑसिलेशन में कोई चीज़ ऑसिलेट करते 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 उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होते होते बिलाखिर ज़ीरो हो जाता है, वो कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। तो सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल जो है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन या डैम्प ऑसिलेशन की है। इसी तरीके से द एग्जाम्पल ऑफ फ्री ऑसिलेशन इज़ द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स जब मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वो भी अपने मीन पॉइंट पर हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर किसी चीज़, किसी सब्सटेंस, लिक्विड, गैस, सॉलिड वगैरह का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली वाइब्रेट करते रहते हैं, दिन रात वो वाइब्रेट करते रहते हैं। उनका एम्पलीट्यूड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो उनका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से दिन रात वाइब्रेट करते रहते हैं। तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन। Okay, dear students, now question number 6, because question number 5 is related to the spring and that is not the part of our course, so मैं question 5 को skip करके question 6 पे जा रहा हूँ। आप काइंडली उसको एक नज़र देख लें, वो springs के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है, देखें आपकी इंटरेस्ट के लिए, ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर यहाँ से एक रस्सी नीचे ज़मीन तक आई हुई है, और उसके पास एक बच्चा खड़ा है। उस बच्चे को नहीं मालूम कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो एक
एक ऐसा मतलब एक कोई तरीका होना चाहिए कि वो क्वेश्चन में ये है कि अगर आपको इस बिल्डिंग की हाइट का पता नहीं है, यहाँ से छत से एक रोप रस्सी नीचे तक आई हुई है, तो आप क्या टेक्निक इस्तेमाल करके इसकी हाइट को मालूम करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में है। देखें हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं कि ये बच्चा इस रस्सी के साथ एक पत्थर वगैरह बांधकर इसको पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करवाएगा, फिर अपनी घड़ी पर इसका टाइम पीरियड नोट करेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से पेंडुलम आगे आकर फिर पीछे जाएगा तो इसका कितना टाइम पीरियड होगा। अगर ये टाइम पीरियड इस पेंडुलम का मालूम कर ले तो फिर फार्मूले की मदद से हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे और इस पेंडुलम की लेंथ और बिल्डिंग की लेंथ सेम आएगी। क्लियर? ओके। वी कैन अटैच अ मैस विद दैट रोप, उस रस्सी के साथ आप एक मैस को अटैच करें एंड देन वी कैन ऑसिलेट इट, और फिर हम उस रस्सी के साथ मैस को बांधकर उसको पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेंगे। बाय मेजरिंग द टाइम पीरियड, हम अगर अपनी घड़ी पर इसका टाइम पीरियड मेजर करें, वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पेंडुलम, दिस लेंथ विल बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब जाहिर है पेंडुलम छत से बांधा हुआ है तो जो लेंथ पेंडुलम की होगी वही उस छत की हाइट होगी ज़मीन से। क्लियर? देखें पेंडुलम का ये फार्मूला है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2πL/g, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा T स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर बनेगा 4, पाई का स्क्वेयर हो जाएगा पाई स्क्वेयर, L और G के ऊपर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। इससे आप L की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें 2π इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4π स्क्वेयर उसका स्क्वेयर, और G क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो T स्क्वेयर G इज इक्वल टू 4π स्क्वेयर। अब देखें हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड मेजर करना है, क्योंकि G की वैल्यू हमें पता है, 4 हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, तो अपनी घड़ी पर हम सिर्फ इसका टाइम पीरियड मेजर करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो जो लेंथ आएगी वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम असल में बिल्डिंग के हाइट के बराबर होगी। Okay, question, dear student, this was number 6 question. Now question number 7. In question number 7 ये कह रहा है कि मीन पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन कितनी होती है, ये हमने कैलकुलेट करना है। किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है एक होती है मीन पॉइंट और एक होती है एक्सट्रीम पॉइंट। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप मीन पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। In any type of simple harmonic motion, the velocity is maximum at mean point। ये तो हम जानते हैं कि कोई चीज़ जब भी ऑसिलेट करके एक्सट्रीम पॉइंट पे जाती है वहाँ पे थोड़ा रुक कर फिर वापस आती है, जब वो मीन पॉइंट से गुजरती है तो तेज़ी के साथ गुजरती है, फिर आगे स्लो डाउन, फिर तेज़, फिर स्लो डाउन। पेंडुलम की एग्जांपल आप देख लें, पेंडुलम की वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे मिनिमम होती है और मीन पॉइंट पर मैक्सिमम होती है। मीन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, और मीन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। एम्पलीट्यूड की बात नहीं हो रही, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो एट मीन पॉइंट। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। अब चूंकि हम मीन पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मीन पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इस इक्वेशन में अगर x को 0 पुट किया जाए तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज 0 एट मीन पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम और कांस्टेंट होती है, और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन 0। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपके पास एक पेंडुलम है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से पेंडुलम को अगर आप छोड़ें तो पेंडुलम यहाँ से मेन पॉइंट पे आएगा, फिर आगे दूसरे पॉइंट पे जाएगा, फिर वहाँ से टर्न बैक वापस होकर आएगा, फिर अपनी ओरिजिनल पॉइंट पे जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से एक मरतबा ये आगे जाएगा, एक मरतबा पीछे, तो इसको कहते हैं टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में इस पेंडुलम ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक इसका एम्पलीट्यूड ए हो, ये भी ए है, ये भी ए है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आगे जाएगा फिर पीछे आएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस। अब देखें कॉमन सी बात है, इफ़ ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग SHM, ये कोई पेंडुलम SHM परफॉर्म कर रहा है, देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड विल बी 4a। तो जितना इसका एम्पलीट्यूड होगा तो टोटल
आगे जाने और वापस आने का टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 4a हो जाएगा। 4a कैसे होगा, देखें स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से जिस वक्त वो नीचे आएगा तो उसने एक एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे जाएगा। a यानी एम्पलीट्यूड इसने ये भी कवर किया, a प्लस a 2a। जब वापस आएगा तो a यहाँ से यहाँ तक, फिर a यहाँ से यहाँ तक, a प्लस a, फिर वापसी पर भी a प्लस a, तो ये 4 हो गए, 4a 4a। ठीक है। In one time period, the oscillating body comes back at its starting point by covering a plus a plus a plus a is equal to 4a distance. ठीक है। Okay, now question number 9 कि जिस वक्त डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी पर क्या फ़र्क पड़ता है। एम्पलीट्यूड का तो हमें पता है कि डैम्प ऑसिलेशन में विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है। तो याद रखें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ड्यू टू डैम्प्ड ऑसिलेशन ओनली एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज, ये तो हमें पता है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ डिक्रीज होता है विद टाइम। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज शोन बिलो, जैसा कि हमने ग्राफ देखा था, ये सेंट्रल लाइन टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वर्टिकल लाइन एम्पलीट्यूड, ये ज़ीरो जो है मीन पॉइंट है। तो दोनों तरफ, दोनों मीन पॉइंट के दोनों तरफ जो है वो पहले एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो एम्पलीट्यूड कम होना शुरू होता है, तो फिर बिल आखिर वो जाकर ज़ीरो पे आ जाता है। अब इस पूरे सिनेरियो में आप देखें तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। अब फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट रहती है? फ्रीक्वेंसी इसलिए कांस्टेंट रहती है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए इस ग्राफ में वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही। देखें वेवलेंथ जो है वो इस डिस्टेंस को कहते हैं कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच में ये वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है। अब आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ कांस्टेंट है, सिर्फ एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। अगर वेवलेंथ कांस्टेंट है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। सिंस लैम्डा यानी वेवलेंथ रिमेन्स सेम, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी आल्सो रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं आता, सिर्फ एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों सेम रहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9 एंड नाउ लेट मी टेल यू क्वेश्चन नंबर 10. ओके, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सिंगर है, गाने वाला एक सिंगर है, तो वो अपने साउंड की मदद से किसी शीशे के बर्तन को शटर कर सकता है, तोड़ सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? वो इस तरह पॉसिबल है, ए सिंगर कैन ब्रेक द ग्लास विद हिज और हर साउंड। कोई अगर सिंगर है तो वो अपने साउंड से किसी ग्लास को, शीशे को तोड़ सकता है। द रीज़न इज़ रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस की मदद से वो ये काम कर सकता है। इफ़ अ सिंगर प्रोड्यूसेस द म्यूजिकल साउंड विद द फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लास, अगर वो सिंगर इतनी फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करे जितनी शीशा या ग्लास के मॉलिक्यूल्स या एटम्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, तो ग्लास टूट सकता है। देन द ग्लास कैन बी ब्रोकन ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन याद रखें ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ग्लास की, ये 600 हर्ट्ज़ से लेकर 900 हर्ट्ज़ तक होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 600 हर्ट्ज़ टू 900 हर्ट्ज़। तो अगर वो म्यूज़िकल नोट प्रोड्यूस करेगा या म्यूज़िकल साउंड, म्यूज़िक प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 600 से कम हो या 900 से ज़्यादा हो, तो वो ग्लास नहीं टूटेगा। फॉर एग्जांपल 400 हर्ट्ज़, 500 हर्ट्ज़, 300 हर्ट्ज़, तो वो नहीं टूटेगा। लेकिन जिस वक्त वो 600 को अप्रोच करेगा, 600, फिर 700, 800, 900, तो इस रेंज के अंदर जो है वो शीशा टूटेगा। और वो डिपेंड करता है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लासेस, क्योंकि ग्लास या शीशे की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्राम 600 हर्ट्ज़ टू 900 हर्ट्ज़ फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लासेस। तो ये फिगर दिखाया गया है। फ़र्ज़ करें ये कोई स्पीकर है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होकर आ रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी ग्लास की इस फ्रीक्वेंसी के साथ 6, 7, 800, 900 के साथ मैच नहीं हो रही, ये बिफोर वाला केस है, तो ग्लास नहीं टूटेगा। जिस वक्त वो 600, 700, 800, 900 की किसी फ्रीक्वेंसी पे जाएगा जो उस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होगी, तो ग्लास जो है वो शटर हो जाएगा, वो टूट जाएगा।
तो ये आप इसको इंटरनेट पे यूट्यूब पर भी देख लें, इसको वेरीफाई कर लें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है रेजोनेंस का। बिफोर क्या होता है, व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी डज नॉट मैच, जब तक साउंड की फ्रीक्वेंसी और इस ग्लास के एटम्स की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती तो ग्लास नहीं टूटता। लेकिन आफ्टर, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच हो जाती हैं, द ग्लास इज़ शैटर्ड, वो ग्लास टूट जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको आप लिखें और ये आपके असाइनमेंट का हिस्सा है। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।